आज के सेशन में हम लोग ऑर्डर 9 के बारे में पढ़ेंगे। सीपीसी का ऑर्डर 9 ये बताता है कि अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंसेस, अर्थात पार्टी अपीयर कब होंगे और यदि पार्टी अपीयर नहीं होता तो उसके प्रभाव क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये जो पूरा ऑर्डर 9 है इसमें रूल 1 से लेके 14 तक रूल है, 14 रूल है। 14 रूल्स में ये बताता है कि पहला जो रूल है वो ये कहता है कि पार्टी एक नियत दिन पे, एक जब डेट फिक्स कर दिया है तो उस दिन डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों को एक पर्टिकुलर डे में कोर्ट में अपीयर होकर अपनी बातें रखनी। अब यह कंसेंसस हुआ कि जो रूल 2 है, रूल 2 से लेकर 14 तक ये बातें कही गई है कि यदि पार्टी अपीयर नहीं होता है तो कैसा कंसेंस होता है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सा परफॉर्मेंस समझ लेते हैं कि क्या कंसेंस होंगे, बाद में रूल बाय रूल इसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब पार्टी अपीयर नहीं हो, तो अब नहीं हो अपीयर तो यहाँ क्या बन सकते हैं, यहाँ 3 कंसेंस बन सकता है। 3 कंसेंस क्या क्या बन सकते हैं। जो पहला, जब अपीयर ना हो तो कब अपीयर नहीं हो सकता, तो पहला कंसेंस ये बन सकता है जब दोनों ही पार्टी अपीयर नहीं हो, मतलब बोथ अपीयर ना हो। दूसरा कंसेंस क्या बनता है, जब प्लेंटिफ अपीयर ना हो। और तीसरा कंसेंस क्या है, जब डिफेंडेंट अपीयर ना हो। ये 3 कंसेंस बन सकते हैं। इन 3 कंसेंस में अलग अलग रूल्स होंगे, इसकी भी पूरी चर्चा समझ लो। यदि दोनों ही अपीयर नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि कोर्ट में इस मुद्दे को सुनने लायक कोई कंसेंस नहीं बचा। क्योंकि दोनों, स्पेशली प्लेंटिफ नहीं गया, इसका मतलब उसे अपने बात से कोई मतलब है नहीं, वो बात के प्रति सीरियस नहीं है, तो बात स्वतः ही खारिज हो जाएगी। यदि प्लेंटिफ उपस्थित हुआ और डिफेंडेंट उपस्थित नहीं हुआ, या मान लो इस कंसेंस में बात कर ले कि प्लेंटिफ तो प्रेजेंट है लेकिन और यदि डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहां यह कंसेंस देखा जाएगा कि आखिर डिफेंडेंट प्रेजेंट क्यों नहीं हुआ। अब यहां नहीं प्रेजेंट होने के भी कई कारण हो सकते हैं। या तो डिफेंडेंट के पास कोई समन ही सर्व नहीं हुआ हो, जो समन्स है, जो कोर्ट से सूचना जाती है, वही नहीं मिली हो। तो ऐसे कंसेंस में क्या होंगे, फिर उसे उस चीजों को सुधारा जाएगा और उसे दोबारा समन देने की बात की जाएगी। यह कंसेंस हो कि उसे पर्टिकुलर समन मिला है फिर भी वो नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब उसको कोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, कोर्ट के प्रति रिगार्ड नहीं है। ऐसे कंसेंस में उसके प्रति एक्स पार्टी डिग्री की बातें हो जाएंगी कि उसे पार्टी अब्सेंट मान के प्लेंटिफ की बात को सही मानते हुए कोर्ट में आगे बढ़ा जाएगा। हाँ, एक कंसेंस आता है ये कि यदि प्लेंटिफ बाद में अपीयर होता है, सॉरी डिफेंडेंट बाद में अपीयर होता है और ये प्रूव कर देता है कि उसके अपीयर न होने के पीछे कोई तमाम महत्वपूर्ण लॉजिक्स थे, कुछ ऐसे कंसर्न्स थे जिसके चलते वो अपीयर नहीं हो पाया, तो कोर्ट इसे अपने विवेकाधीन शक्ति के तहत देखती है कि क्या वो मुद्दा एडमिसिबल है या नहीं है। यदि वो सफिशिएंट कॉज है तो कोर्ट उसको भी दोबारा सुनने की कंसर्न्स बनाएंगे, यदि नहीं तो फिर ऐसा नहीं होगा। तीसरा कंसर्न्स ये होगा कि जो डिफेंडेंट तो अपीयर हो गया, प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ, तो क्या कंसर्न्स होंगे। ऐसे कंसर्न्स में फिर से प्लेंटिफ की राइट तो खत्म ही हो गई, केस डिसमिस ही हो जाएगा, लेकिन एक कंसर्न्स होंगे कि यदि डिफेंडेंट ने वो जो प्लेंट में आरोप लगाए गए हैं जितने बात हैं उनमें से कुछ बात को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा। यदि डिफेंडेंट ने पूरी तरह बात को खारिज, मतलब मना कर दिया कि पूरी तरह जितने भी एलिगेशंस हैं उस सबको डिनाई कर दिया, ऐसे कंसर्न्स में बात समाप्त। यदि कंसर्न्स ऐसे हुए कि डिफेंडेंट ने कुछ पार्ट को एक्सेप्ट किया और कुछ पार्ट को डिनाई किया, तो जिस कंसर्न्स में जितनी पार्ट को वो एक्सेप्ट करेगा उस पार्ट पे आगे बढ़ते हुए जजमेंट या डिक्री दी जाएगी। ये क्लियर हुआ। अब यहां कंसर्न्स होंगे कि मान लो किसी कारणवश किसी की फॉल्ट रही, ये जो तीनों की अपीयरेंस या नॉन अपीयरेंस की बातें रही, तो किसी कारण से यदि उस नॉन अपीयरेंस के पीछे कोई महत्वपूर्ण लॉजिक रहा हो, या ऐसे कंसर्न्स में जब कोर्ट में भी उसकी बातों को न सुना जाए उस नॉन अपीयरेंस के बारे में, तो उसके पास राइट्स क्या क्या बचते हैं। तो इस राइट्स के बारे में ये बचता है, या तो आप किसी कानून की बड़े उच्च स्तरीय जो कोर्ट होंगे उस कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, या उसी कोर्ट में आप रिव्यू के लिए दायर कर सकते हो, या आप रिवीजन में जा सकते हो, या उसी कोर्ट में 2-3 कंसर्न्स, या तो अपील कर सकते हो, या रिवीजन कर सकते हो, या फिर रिव्यू कर सकते हो। तो इन तीनों को मुद्दे को सुनते हुए हम लोग रूल बाय रूल डिस्कशन कर लेते हैं कि कंसर्न्स क्या क्या होंगे। चलो इसमें सबसे पहला हम लोग करते हैं, सबसे जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि एक फिक्स डेट पर दोनों ही पार्टी को अपीयर होना होगा। बोथ पार्टी को अपीयर होने होंगे, बोथ पार्टी को क्या करना होगा, अपीयर होना होगा। कहां, कोर्ट में। जो दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल ये कहता है कि यदि डिफेंडेंट अपीयर ना हुआ, तो क्यों नहीं अपीयर हुआ हो, तो दूसरा रूल कहता है कि यदि प्लेंटिफ ने प्रॉपर तरीके से समन को सर्व नहीं किया है। अब समन सर्व न करने के कई कारण हो सकते हैं, इसके आगे के रूल्स में चर्चा करवाएंगे।
अभी बेसिक सा ये समझो कि सेकंड रूल कहता है कि यदि प्लेंटिफ के चलते, मतलब प्लेंटिफ ने कॉस्ट पे नहीं किया, जैसे कंसर्न्स क्या होता है कि जैसे कोर्ट में बात लाई जाती है, प्लेंट दायर किया जाता है, तो कोर्ट्स में समन जारी किया जाता है उसके लिए डिफेंडेंट के प्रति, और उस समन के जो कॉस्ट वगैरह होते हैं वो वादी को भरना पड़ता है। तो यदि वादी ने कॉस्ट पे नहीं किया या वादी ने जो समन सर्व करने के आवश्यक नियम हैं, इसके लिए हम लोग अलग रूल्स की चर्चा करते हैं। समन एक स्पेशल सा टॉपिक होगा, उसको अलग रूल्स में हम लोग अलग ऑर्डर में पढ़ लेंगे। तो जो समन है, तो समन यदि प्रॉपर उस ऑर्डर के तरह समन को सर्व नहीं किया गया है, जिसके कारण डिफेंडेंट को पता नहीं चला और डिफेंडेंट तब उपस्थित नहीं हुआ, तो ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट को इसके डिफेंडेंट के पक्ष में बात करें या प्लेंटिफ के केस के गलती को मान के कोर्ट को उसको डिसमिस कर देगा। मतलब समझ में आया कि यदि प्लेंटिफ ने प्रॉपर कॉस्ट आदि पे नहीं किया है और समन प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ है, इसके कारण डिफेंडेंट नहीं आया, तो इसमें डिफेंडेंट की तो कोई गलती है नहीं, ऐसे कंसर्न्स में केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन यहां एक पॉइंट स्पेशली ध्यान रखो कि यदि कंसर्न्स ऐसा बने कि प्लेंटिफ के मिस के चलते या प्लेंटिफ के गलती के चलते या प्लेंटिफ की जानबूझ के भी किया और किसी भी कारण से प्लेंटिफ ने पूरे के पूरे कॉस्ट एक्सेट्रा पे नहीं किए हैं, समन पूरी तरह जो ऑर्डर 7 के रूल 9 है उसकी तरह सर्व नहीं हुआ है, ऐसे कंसर्न्स में भी यदि वो व्यक्ति जो डिफेंडेंट है वो किसी तरह उसे पता चले और वो कोर्ट में पहुंच जाता है स्वयं या अपने वकील के माध्यम से, तो फिर ये रूल लागू नहीं होगा, कोर्ट डिसमिस नहीं करेगी। ये क्लियर हो गया। तो रूल 2 कहता है कि यदि प्लेंटिफ ने, प्लेंटिफ का मतलब वादी ने कॉस्ट आदि पे नहीं किया हो, कॉस्ट आदि पे नहीं किया हो, मतलब कॉस्ट नहीं पे किया हो, और इससे क्या हुआ कि जो समन है वो प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ हो, अर्थात यदि डिफेंडेंट को प्रॉपर समन सर्व नहीं हुआ है तो केस क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। लेकिन स्पेशली यहां एक पॉइंट ध्यान रखो कि यदि इन तमाम इरेगुलरिटीज के बावजूद भी डिफेंडेंट को किसी और तरीके से पता चला और डिफेंडेंट स्वयं या डिफेंडेंट अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हो जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में डिसमिसल नहीं होगा। क्लियर। यदि प्लेंटिफ की गलती से प्लेंटिफ ने प्रॉपर सर्व नहीं किया, कोर्ट में समन नहीं पहुंचा, तो डिफेंडेंट नहीं आया, तो इसका मतलब प्लेंटिफ की गलती है, कोर्ट जो केस होंगे वो डिसमिस कर दिए जाएंगे। और यदि इसके बावजूद भी डिफेंडेंट पहुंच गया उस पर्टिकुलर टाइम में, तो फिर ऐसा होगा कि कोर्ट डिसमिस नहीं करेगी। इसके बाद आता है जो तीसरा रूल होगा, जो रूल तीसरा होगा, तीसरा रूल ये कहता है कि यदि दोनों में से कोई पार्टी अपीयर ना हो, तीसरा कहता है कि जब दोनों, नाइदर, जब दोनों ही पार्टी में से कोई भी पार्टी उपस्थित नहीं हो, तो अब इसी मतलब है यदि दोनों ही पार्टी उपस्थित नहीं हो तो क्या होगा, इसका मतलब कोर्ट में डिसमिस, मतलब कोर्ट उस डिसमिस को, उस विवाद को डिसमिस या खारिज कर सकती है। यहां ध्यान रखो, कोर्ट में निश्चित नहीं है, में का मतलब कोर्ट खारिज कर सकती है, ये स्पेशली रूल 3 की बात है। तो यदि ऐसा होगा तो कोर्ट 3 मतलब रूल 3 के तहत कोर्ट खारिज कर सकती है, या फिर चाहे कोर्ट को जैसा लगे कि नेक्स्ट डेट के लिए भी बातें को बढ़ा सकती है। मतलब ये हुआ, इसलिए हमने यहां लिखा कि में कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है कि जो समन, जो बात है वो बात खारिज हो जाए, ये रूल 3 कहता है। उसके बाद आता है रूल 4। रूल 4 कहता है कि रूल 2 और 3 के तहत, 2 और 3 के तहत का मतलब 2 में क्या था कि यदि प्लेंटिफ की मिस्टेक है, प्लेंटिफ का इश्यूज है कि उसने कॉस्ट आदि नहीं पे किया, या जो रूल 3 है जिसके तहत दोनों में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है, इस दोनों ही केस में यदि वाद को खारिज किया जाता है तो फिर क्या होगा, तो ऐसे कंसर्न्स में क्या किया जाएगा, यदि दोनों ही बात खारिज किए जाएंगे तो वादी अलग से फ्रेश सूट ला सकता है। मतलब यहां समझ लो, रूल 4 कहता है कि यदि 2 और 3 के तहत, रूल 2 और 3 के तहत केस को डिसमिस किया जाता है, 2 में क्या है, जब प्लेंटिफ का मिस्टेक हो, कॉस्ट आदि से संबंधित, और 3 क्या है, दोनों में से कोई पार्टी अपीयर नहीं हुआ हो, ऐसे कंसर्न्स में केस तो डिसमिस हो ही जाएगा, लेकिन जो प्लेंटिफ है बाद में फ्रेश केस या फ्रेश प्लेंट ला सकता है, फ्रेश वाद ला सकता है। तो 4 कहता है
कि कोर्ट में जो प्लेंटिफ है फ्रेश वाद ला सकता है, फ्रेश वाद ला सकता है। आगे के रूल्स में हम ये भी पढ़ेंगे, कुछ ऐसे भी कंसर्न्स होते हैं कि यदि केस डिसमिस्ड हो गया तो आप फ्रेश वाद भी ला नहीं सकते। रूल 8 और 9 में इसके संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। अभी ये ध्यान रखो कि हर एक केस में डिसमिस के बाद आप प्लांट को फाइल नहीं कर सकते फ्रेश। आगे रूल 8 और रूल 9 में चर्चा करवाएंगे। अभी बस ये ध्यान रखो, दो कंसर्न्स हैं। दो कंसर्न्स कौन से हैं? यदि पहला कि प्लांटिफ ने कॉस्ट आदि नहीं पे किया हो, इस कारण से बात डिसमिस हुआ हो। दूसरा, यदि दोनों में से कोई पार्टी उपस्थित ना हुआ हो, ऐसे कंसर्न्स में यदि केस डिसमिस हो गया हो तो फिर चौथे के तहत, रूल 4 के तहत फ्रेश केस ला सकता है। उसके बाद जो रूल 5 है हमारे, रूल 5 ये कहता है कि यदि, रूल 5 क्या कह रहा है? रूल 5 कह रहा है कि यदि किसी कारणवश पार्टी ने, प्लेंटिफ ने समन भेजा और समन भेजने के बाद उस व्यक्ति ने समन या तो नहीं लिया या उस व्यक्ति को समन प्रॉपर्ली सर्व नहीं हुआ। प्रॉपर्ली सर्व नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो उसका एड्रेस गलत होगा, या वो व्यक्ति वहां नहीं होगा, या और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो 5वां रूल ये कहता है कि यदि समन प्रॉपर्ली सर्व नहीं हुआ हो, समन वापस आ गया हो, समन क्या होगा? वापस आ गया हो, समन वापस आ गया हो, तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे? ऐसे कंसर्न्स में ये उम्मीद की जाती है कि प्लेंटिफ तुरंत ही कोर्ट में इस बात के लिए अप्लाई करेगा कि दूसरा समन जारी हो, और वो कब? 7 दिन के अंदर। तो यदि समन वापस आ गया हो तो प्लेंटिफ 7 दिन के अंदर, प्लेंटिफ 7 डेज के अंदर फ्रेश समन जारी करने के लिए कहेगा, कहना चाहिए। और यदि इसमें भी वादी फेल कर जाता है, वादी ये नहीं कह पाता है, मतलब ये होगा कि यदि हमने ये क्या कहा कि यदि समन फेल कर जाए, समन वापस आ जाए, तो 7 दिन के अंतर्गत फ्रेश समन भेजना होता है। इसके लिए दोबारा जो कार्रवाई होती है फीस आदि पे करने का, या उसके ऑथेंटिक एड्रेस वगैरह ढूंढने का, या जिस कारण से समन उसके पास सर्व नहीं हुआ है, उन सारे मुद्दों का सॉल्यूशन करके ये प्लेंटिफ की जिम्मेदारी है कि 7 दिन के अंदर दोबारा वो समन करने के लिए अप्लाई करे। और यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर से वो वाद खारिज हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है? रूल 5 में क्या कह रहा है कि यदि समन वापस आ जाए तो प्लेंटिफ 7 दिन के अंदर फ्रेश प्लांट की, फ्रेश समन की के लिए अप्लाई करेगा, फ्रेश समन के लिए फ्रेश समन के लिए अप्लाई करेगा। ये सामान्य नियम है। और यदि पार्टी इसमें फेल कर गया, ऐसा नहीं होगा, तो क्या होगा? केस डिसमिस हो जाएगा। और यहां फिर होंगे कि केस डिसमिस केवल तभी नहीं हो सकता जब 3 कंसर्न्स होंगे। 3 कंसर्न्स क्या होंगे? पहली बात तो ये कि प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिया कि उसने तमाम कोशिश के बावजूद जो डिफेंडेंट है उसका एड्रेस ढूंढने में नाकाम रहा। क्लियर? पहला कि जब वो प्लेंटिफ ये प्रूव कर दे कि डिफेंडेंट में तमाम प्रयास करने के बावजूद भी डिफेंडेंट का जो एक्चुअल एड्रेस है वो ढूंढने में नाकाम रहा, इसलिए समन फेल किया। दूसरा कंसर्न ये है कि वो ये प्रूव कर दे कि डिफेंडेंट के पास समन सर्व तो हुआ था, लेकिन डिफेंडेंट जानबूझकर समन लेने से मना कर रहा है। तीसरा कंसर्न यदि वो प्रूव कर दे कि उसके कुछ व्यक्तिगत सफिशिएंट कारण हैं, जिन कारणों के चलते वो 7 दिन के अंदर दोबारा उस बात को समन अप्लाई जारी करने के लिए अप्लाई नहीं कर पाया। 3 कंसर्न, या तो सफिशिएंट कारण हो, या वो प्रूव कर दे कि उसने तमाम कोशिश के बावजूद भी उस जो ओरिजिनल एड्रेस है, ऑथेंटिक एड्रेस है, उस एड्रेस को प्राप्त नहीं कर सका, या फिर ये प्रूव कर दे कि किसी भी कारण से जो डिफेंडेंट है उसके पास समन पहुंच तो गया, लेकिन वो जानबूझ के समन से बच रहा है। तो ऐसे कंसर्न्स में प्रोसीडिंग जारी रहेगी। यदि इन तीनों के अलावा कोई भी कारण है और जो 7 दिन के अंदर वो फ्रेश समन के लिए अप्लाई नहीं करता है, तो बात खारिज हो जाएगी। ये कौन सा रूल कह रहा है? रूल 5 कह रहा है। तो क्लियर हो गया? रूल 5 में क्या क्या होंगे? 3 कंसर्न्स होंगे जिसके आधार पर बात कर सकता है, नहीं तो खारिज हो जाएंगे। पहला, सफिशिएंट कॉज। दूसरा कंसर्न क्या है?
कि उसने तमाम कोशिश के बावजूद भी, मतलब अपनी इनफ ट्राई के बावजूद भी वो उसके एड्रेस को ढूंढ नहीं पाया। तीसरा कंसर्न क्या है कि डिफेंडेंट जानबूझ के इंटेंशनली समन लेने से मना कर रहा है। तो क्लियर हो गया। पांचवा रूल क्या है? फर्स्ट रूल में क्या था? एक नियर डे पे व्यक्ति खुद या अपने वकील के माध्यम से प्रेजेंट होगा। दूसरे में ये कह रहा है कि यदि प्लेंटिफ ने कॉस्ट वगैरह जमा नहीं किया और इस कारण से डिफेंडेंट को समन सर्व नहीं हुआ तो इस कारण भी बात खारिज कर दिया जाएगा। उसी दूसरा में एक पॉइंट और कहा गया कि यदि समन नहीं भी मिला लेकिन डिफेंडेंट किसी तरह से पता चल गया और डिफेंडेंट कोर्ट में पहुंच गया तो ये रूल लागू नहीं होगा। तीसरा कहता है कि यदि दोनों ही पार्टी अपियर ना हो तब भी खारिज कर दिया गया। चौथा कहा जाता है कि यदि 2 और 3 के तहत खारिज कर दिया गया है तो फिर से जो प्लेंटिफ है वो उन मुद्दों को सुधारते हुए नया बात ला सकता है। ये कॉमन सा कंसर्न था। अब आगे पांचवा रूल ये कहता है, हमने कहा कि यदि मान लो डिफेंडेंट को समन गया और वो समन वापस लौट आया। वापस लौट आया का मतलब समन सर्व नहीं हुआ उसे। अब नहीं होने के कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो कहा गया कि यदि ये 3 कारण पूरे हो रहे हैं, या तो उसका एड्रेस गलत था, तो प्लेंटिफ को ये दिखाना होगा कि उसने पूरे तरीके से कोशिश की और फिर भी उसे एड्रेस नहीं मिल रहा है। उसने दिखाया कि या दूसरा कारण ये उसने बताया कि जो डिफेंडेंट था उसका एड्रेस तो सही था लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। तीसरा कारण अन्य भी कोई कारण जो सफिशिएंट कोर्ट जिससे सेटिस्फाइड हो। इसके तहत यदि सेटिस्फाइड है तब समन लौटने के 7 दिन के अंदर यदि उस व्यक्ति ने दोबारा फ्रेश समन के लिए अप्लाई किया, फ्रेश समन के लिए अप्लाई करने के साथ साथ जो कोर्ट फी चार्ज थे उसको जमा कर दिया तब तो ठीक है। नहीं तो इन मुद्दों के अलावा यदि लेट करता है, 7 दिन तक फ्रेश समन के लिए अप्लाई नहीं करता है तो ऐसे कंसर्न्स में बात को खारिज कर दी जाएगी। क्लियर हो गया पांचवा। इसके बाद हम लोग आते हैं जो रूल 6 है। इसका जो रूल 6 कहता है, अब रूल 6 कहता है स्पेशली जब मान लो प्लेंटिफ हैपियर हो गया और डिफेंडेंट को वो सारी सुविधाएं दी गई लेकिन उसके बाद भी डिफेंडेंट हैपियर ना हुआ तो ऐसे कंसर्न में रूल 6 कहता है यदि प्लेंटिफ हैपियर हो, प्लेंटिफ हैपियर बट डिफेंडेंट नहीं, मतलब प्लेंटिफ हैपियर हुआ, डिफेंडेंट हैपियर नहीं हुआ तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? कोर्ट 3 चीजों को स्पेशली ध्यान रखेगी। ए, पहला मुद्दा क्या कि क्या समन प्रॉपरली सर्व हुआ है। यदि समन प्रॉपरली सर्व हुआ है और फिर भी वो नहीं आता है तो इसका मतलब एक्स पार्टे डिक्री हो जाएगी। तो पहला है कि क्या जो समन है प्रॉपरली सर्व्ड और नॉट, प्रॉपरली सर्व्ड और नॉट। यदि हां, यदि प्रॉपरली सर्व्ड हुआ है मतलब समन उसे प्रॉपरली पहुंचा है, इसका मतलब भी वो जानबूझ के वो व्यक्ति नहीं आया है तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? यदि हां तो एक्स पार्टे डिक्री, मतलब कोर्ट आगे बढ़ के एक्स पार्टे डिसीजन ले सकते हैं। एक्स पार्टे का मतलब इसको कहते हैं पार्टी इन एब्सेंटिया, मतलब पार्टी एब्सेंटी का मतलब होगा वो पार्टी जो अनुपस्थित है। अब उसको बिना सुने या उस पार्टी को अनुपस्थित मान के मुद्दे पे आगे बढ़ा जाएगा। हाँ, इसके लिए आगे चर्चा है कि वो व्यक्ति यदि प्रूव कर दे कि नहीं कोई सफिशिएंट कारण था, इसके लिए फिर वो अपील रिव्यू से ट्रांस कर सकता है। आगे चर्चा करवाएंगे। अभी बेसिक सा कंसर्न से मानो कि एक्स पार्टे डिक्री हो जाएगा। हाँ, यदि इस व्यक्ति के पास सफिशिएंट कारण है तो बाद में वो जा सकता है कोर्ट में, उसी कोर्ट में एक अपील कर सकता है, अप्लाई कर सकता है उसी कोर्ट में कि इस एक्स पार्टे सिस्टम को डिसाइड किया जाए और हमारी बात को सुना जाए। कुछ कंसर्न थे जो सफिशिएंट कंसर्न थे जिसके चलते हम अपीयर नहीं हो पाए, ये उसका राइट होता। आगे हम लोग उसकी रेमेडीज में चर्चा करवाएंगे। अभी समझ लो क्या हुआ कि समन प्रॉपरली सर्व यदि हुआ है तो एक्स पार्टे डिक्री। दूसरा कंसर्न होंगे कि यदि प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ है, बी में क्या होगा? यदि प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ है तो क्या होगा? यदि नहीं मतलब समन उसे प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ है तो इस कंसर्न्स में कोर्ट सेकंड समन के लिए कहेगी। सेकंड समन की बात, यदि प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ है तो सेकंड समन। और सी, यदि ऐसा कंसर्न्स होगा कि समन सर्व तो हुआ है लेकिन यथेष्ट टाइम में नहीं हुआ है, मतलब प्रॉपर टाइम में नहीं हुआ है। तीसरा हुआ कि सर्व तो हुआ है, समन पहुंचा तो है, समन पहुंचा बट
ससमय नहीं पहुंचा, ससमय का मतलब यथेष्ट समय में नहीं पहुंचा, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? तो कहा जाता है ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट फिर से उसे यथेष्ट समय देगी। ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? जो इनफ टाइम होंगे या जो एप्रोप्रिएट टाइम होगा, कोर्ट एप्रोप्रिएट टाइम देगी, कोर्ट एप्रोप्रिएट टाइम देगी। क्लियर? ऐसे कंसेप्ट में कोर्ट एप्रोप्रिएट टाइम देगी। हां, स्पेशली यहां एक बात ध्यान रखना कि इसके बाद यदि कंसेंस ये होगा, इसी के रूल 2 में कहा गया है, जो हमारा रूल 6 है उसी के रूल 2 में कहा गया, ये तो रूल 1 में एबीसी कहा गया, रूल 6 के 2 में ये बातें कही गई है कि यदि ये जो प्रॉपर सर्व नहीं हुआ है, ऐसे कंसर्न्स में प्रॉपर सर्व नहीं हुआ तो दोबारा समन सर्व करना है। तो क्यों करना है? इसके कारण जो कोर्ट को तत्काल मुद्दे को पोस्टपोन करना पड़ा और कोर्ट का जो टाइम खराब हुआ, इसके लिए यदि कोर्ट को लगे तो प्लेंटिफ पे जुर्माना या अन्य जो भी शर्त होगा वो शर्त लगा सकता है। तो रूल ये कहता है कि यदि ये समस्याएं, यदि ये प्रॉब्लम प्लेंटिफ के चलते हुआ है, यदि ये प्रॉब्लम किसके चलते हुआ है? प्लेंटिफ के चलते हुआ है, तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे? ऐसे कंसर्न्स में कहा जाता है कि फिर प्लेंटिफ को कॉस्ट या कोर्ट जो भी चाहे वो उसको शर्त रख सकती है और उसे उस व्यक्ति को मानना होगा। ये हो गया 6। तो 6 क्लियर हो गया आपका। 6 में 3 कंसर्न्स। पहला, प्रॉपरली सर्व हुआ व्यक्ति नहीं आया, फैक्ट्स पार्ट है। यदि प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट समन के लिए यदि दिखाया गया कि प्रॉपरली सर्व तो हो गया लेकिन टाइम अप्रोप्रिएट नहीं था, जिस टाइम उस व्यक्ति का सक्षम नहीं होना था, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? ऐसे कंसर्न्स में उसे फिर से एक नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा ताकि वो आ जाए। हाँ, लेकिन इसमें एक रूल दूसरा बना दिया, ये 6 का रूल 2, जिसमें ये कहता है कि यदि ये लेट किसी कारणवश प्लेंटिफ के चलते हुआ है तो प्लेंटिफ को इसका कॉस्ट या अन्य जो कोई भी शर्त कोर्ट को लगे वो शर्त उसे पूरा करना होगा या वो कॉस्ट उसे देना होगा। अब यहां आता है रूल 7 कि मान लो किसी कारणवश प्लेंटिफ को जो डेट पे उपस्थित होना था, प्लेंटिफ तो हो गया लेकिन डिफेंडेंट उपस्थित नहीं होता है, और उसके बाद जब एडजर्न करके मुद्दे को आगे के डेट पे लाई जाती है, जैसे मान लो आज डिफेंडेंट को आना था, कोर्ट ने उस मुद्दे को एडजर्न कर दिया, वो व्यक्ति नहीं आया, तो आगे के दिन जिस दिन से सुनवाई होनी थी, तो यदि पार्टी अपना इस पक्ष को रखता है कि कोई सफिशिएंट कारण के चलते वो व्यक्ति कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ था, और यदि कोर्ट उसके इस तर्क से सहमत हो जाए तो फिर कोर्ट उसे सुनने का मौका देगी और दोबारा उसे सुनेगी। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि पहली बार वो अपीयर नहीं हुआ है तो आगे एक्स पार्टी एटसेट्रा ये जो भी कंसर्न्स होंगे, जज उस मुद्दे को अगले दिन के लिए नियत करता है, तो उस अगले दिन यदि वो व्यक्ति पहुंच जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि कोर्ट को उसे सेटिस्फाइड करना होगा कि यस देयर इज सम प्रॉपर रीजंस, जिस रीजन के चलते वो अपीयर नहीं हुआ था, और यदि जज के लिए सेटिस्फैक्टरी होगा तो इस कंसर्न्स में उसको उसकी इस बात को सुनी जाएगी, ऐसा जज ऑर्डर दे सकता है। क्लियर? तो हाँ, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखो कि उस कंसर्न्स में भी जज को जैसा शर्त लगे, चाहे कॉस्ट आदि हो या अन्य कोई भी कंसर्न्स होंगे, वो उसे दे सकता है। तो साथ में क्या हो गया कि यदि डिफेंडेंट बाद के दिन में पहुंचे, जिस दिन उपस्थित होना था उस दिन नहीं हो, उसके अलावा किसी दिन पहुंचना था, तो क्या करना होगा? इसके लिए डिफेंडेंट को कॉस्ट से चार्ज लगाने हो, कॉस्ट या अन्य शर्त को थोपते हुए जैसा भी होगा कोर्ट डिसीजन दे सकती है। उसके बाद आता है रूल 8 की बात करें। रूल 8 की बात करो, इसमें कहता है यदि केवल डिफेंडेंट अपीयर हुआ और प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ, ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे? रूल 8 कहता है कि यदि केवल डिफेंडेंट अपीयर हुआ, केवल डिफेंडेंट, केवल प्रतिवादी अपीयर हुआ, तो क्या होंगे? ऐसे कंसर्न्स में या तो बात खारिज हो जाएगा, यदि इसने डिनाई कर दिया तो डिफेंडेंट क्या कर सकता है? डिफेंडेंट के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो पूरी तरह डिनाई, कंप्लीट डिनाई। यदि डिफेंडेंट ने कंप्लीट डिनाई किया तो क्या होगा? इसका मतलब बात खारिज, डिसमिस। और यदि इसने क्या पार्शियली डिनाई किया, पार्शियली डिनाई का मतलब कुछ पार्ट, कुछ जो आरोप थे प्लेंट के उसको एक्सेप्ट किया और कुछ को डिनाई किया, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? जो कोर्ट है जितना एक्सेप्टेबल पार्ट है उसको मानते हुए आगे बढ़ के निर्णय दे सकती है। मतलब एक्सेप्टेड पार्ट को लेकर आगे बढ़ सकती है।
लेकर मामला आगे बढ़ेगा। हाँ, मतलब यदि पूरी तरह कंप्लीट डिनाई तो डिसमिस, यदि ऐसा हुआ कि पार्शियली डिनाई पार्शियली एक्सेप्ट तो मुद्दा उसी पार्ट को जिस मुद्दे को उसने एक्सेप्ट किया है उससे आगे बढ़ जाएगा और डिसीजन होगा, शेष पार्ट डिसमिस्ड समझा जाएगा। फिर प्लेंटिफ की बात यहां नहीं सुनी जाएगी। मतलब उसने 10 में से 4 पॉइंट को सुना है, 4 पॉइंट को एक्सेप्ट किया है, एडमिसिबल किया है, इसका मतलब उसी 4 पॉइंट पे फैसले आएंगे, रेस्ट पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा जो रूल 6 हो गया। इसके बाद हम लोग जो रूल 8 हो गया, रूल 8 के बाद हम लोग आते हैं रूल 9 की बात करते हैं। तो कहा जाता है जो रूल 9 है हमारा, इसमें कहा जाता है डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ। मतलब ऐसा कंसर्न्स होंगे कि यदि प्लेंटिफ को रूल 8 के तहत कोई मुद्दा डिबार हुआ है, याद करिए हमने कहा 2 और 3 के तहत यदि मुद्दा डिसमिस हुआ था, तो ऐसे कंसर्न्स में क्या था, 2 और 3 के तहत डिसमिस हुआ था तो 4 में वो अलग सा सेपरेट बात, फ्रेश बात ला सकता था। कौन सा, यदि उसने कॉस्ट वगैरह नहीं पे किया था या फिर दोनों ही पार्टी अपियर नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा कंसर्न्स हो कि डिफेंडेंट अपियर हो गया और केवल प्लेंटिफ अपियर नहीं हुआ, तो ये बहुत ही सीरियस नेचर के मुद्दे होंगे। इसका मतलब ये होगा कि प्लेंटिफ इज नॉट सो सीरियस, और ऐसे कंसर्न्स में प्लेंटिफ को दोबारा बात लाने का राइट नहीं होगा यदि डिफेंडेंट ने डिसमिस कर दिया। अभी हमने क्या कहा कि 2 कंसर्न्स थे, यदि डिफेंडेंट ने पूरी बातों को डिनाई कर दिया तो पूरा केस डिसमिस, या यदि उसने कुछ पार्ट को एक्सेप्ट किया तो केस का फैसला होगा। यदि मान लो इसमें 8 के तहत उस व्यक्ति ने पूरी तरह डिनाई कर दिया सारे आरोप को और केस डिसमिस हो गया, तो फिर क्या होगा, तो 9 ये कहता है कि उस प्लेंटिफ को दोबारा उसी मुद्दे पे बात लाने की छूट नहीं होगी। तो रूल 8 क्या कहता है, 9 रूल 8 के तहत यदि डिसमिस हुआ तो फिर ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे, नो फ्रेश बात, नो फ्रेश शूट ऑन सेम मैटर। यदि ऐसा है तो नो फ्रेश सूट ऑन सेम मैटर, एक ही मुद्दे पे नया सूट नहीं ला सकता। क्लियर? हाँ, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है, कुछ अपवाद वाले पॉइंट्स हैं। कब, तो यदि प्लेंटिफ को लगता है और प्लेंटिफ इस मुद्दे से कोर्ट में अपील कर सकते, कोर्ट में वो इसके लिए अलग तरीके से अप्लाई कर सकता है, कोर्ट में अपने मुद्दों को रख सकता है कि एक पर्टिकुलर सफिशिएंट कॉज के चलते वो उस पर्टिकुलर डे में उपस्थित नहीं हुआ था, और यदि कोर्ट इस बात से सहमत हो जाए, कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाए, तो फिर इस डिसमिसल को असाइड करते हुए उसी मुद्दे को दोबारा सुनने की बात कर सकता है। क्लियर हुआ यह मुद्दा? हमने कहा कि यदि 8 के तहत डिनाई हो गया, डिसमिस हो गया, इसका मतलब है कि फ्रेश सूट आप नहीं, फ्रेश सूट उस मुद्दे पे नहीं ला सकते। हाँ, प्लेंटिफ के पास जेन्युइन कंसर्न्स भी हो सकते हैं, हो सकता है वो बीमार हो गया हो सकता है वो कुछ और भी रीजंस रहे हो जिसके चलते, या मान लो फिजिकली ऐसा पॉसिबल कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो, कुछ ऐसा कंसर्न्स हो जिसके चलते भी वो वहां नहीं पहुंच पाया, तो ऐसे कंसर्न्स में वो व्यक्ति दोबारा उसी कोर्ट में जाएगा जिसने डिसमिस किया है और उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि डिसमिसल ऑर्डर को असाइड किया जाए और हमारी पक्ष को भी सुन लिया जाए। यदि कोर्ट उसके बातों से सेटिस्फाइड होगा तो डिसमिसल ऑर्डर को असाइड करेगा। असाइड करने का मतलब उसे साइड करके दोबारा इसे सुनने का मौका देगा। इसमें हमने क्या लिखा कि स्टार क्या लिखा है, इफ सफिशिएंट कॉज, यदि सफिशिएंट कॉज है एंड कोर्ट सेटिस्फाइड, यदि कोर्ट सेटिस्फाइड हो रहा है तो क्या कंसर्न्स होंगे, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट आदेश दे सकती है कि सेट असाइड द डिसमिसल डिक्री। मतलब यह होगा ऐसे कंसर्न्स में डिसमिस की डिक्री को सेट असाइड किया जा सकता है। सेट असाइड किया जा सकता है और फ्रेश तरीके से उस मुद्दे को सुना जाएगा। हाँ, लेकिन यहां फिर से एक पॉइंट ध्यान रखो, ये जो डिसमिसल को सेट असाइड किया जाएगा तो इसमें बिना अपोजिट पार्टी के नोटिस दिए, बिना अपोजिट पार्टी के सूचना दिए कुछ नहीं हो सकता। अर्थात जो डिसमिसल ऑर्डर को भी सेट असाइड करनी है तो उस सामने वाले को भी पूछना चाहिए कि तुम्हारा क्या तर्क है, ताकि वो ये बता सके कि ये व्यक्ति जानबूझ के ऐसा किया है या कोई अन्य कंसर्न्स या उस पर अपने जो कंसर्न्स होंगे।
तो इसके लिए क्या करना होगा, इस ऑर्डर को सेट करने के लिए अपोजिट पार्टी को या जो डिफेंडेंट है, अपोजिट पार्टी को नोटिस देना होगा। मतलब इसकी सूचना देनी होगी। ये स्पेशल सा पॉइंट ध्यान में रखो। क्लियर हो गया? इसका मतलब 8 के तहत यदि डिसमिसल हुआ है तो आप दोबारा फ्रेश बात नहीं ला सकते। हाँ, कुछ कंसर्न्स में ये होगा कि यदि आपको लगता है कि डिसमिसल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट इस बात को सुनेगी, कोर्ट आपसे संतुष्ट यदि हो जाए तो कोर्ट डिसमिसल ऑर्डर को असाइड करके नए तरीके से आपको सुनने के लिए बात को आगे बढ़ा सकती है। हाँ, लेकिन इसमें भी क्या होगा, वो डिसमिसल ऑर्डर करने से पहले, डिसमिसल ऑर्डर को असाइड करने से पहले उस डिफेंडेंट को भी कोर्ट सुनेगी। ये स्पेशल ध्यान रखो। क्लियर हुआ? इसके बाद आते हैं रूल 10 की बात करते हैं हम लोग। जो रूल 10 है ये कहता है कि किसी कंसर्न्स में यदि प्लेंटिफ या ऐसा कंसर्न्स हो कि नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर डिफेंडेंट, मतलब ऐसा होगा कि यदि एक या अधिक डिफेंडेंट रहे थे और उसमें से कुछ एपियर हुआ और कुछ एपियर नहीं हुआ, तो क्या होगा? जैसे मान लो डिफेंडेंट यहां तक तो एक ही सिंगल डिफेंडेंट था तो खत्म हो गया मुद्दा। कई बार मान लो 4 डिफेंडेंट है और 4 डिफेंडेंट में से 2 या 3 एपियर हुआ या 1 एपियर हुआ, रिमेनिंग लोग एपियर नहीं हुए, तो कहा जाता है यदि 1 या 2 या 3 एपियर हुआ या कोई भी एपियर नहीं हुआ, उस कंसर्न्स में क्या होंगे? तो एक रूल 10 कहता है नॉन एपियरेंस ऑफ सम ऑफ डिफेंडेंट्स, मतलब बहुत में से कुछ प्रतिवादी के उपस्थित न होने के केस में। तो यदि कुछ उपस्थित नहीं है तो ऐसा कंसर्न्स में कोर्ट क्या करेगी? एपियर होने वाले डिफेंडेंट को सुनेगी। मतलब यदि ऐसा है तो सुनेगी, मतलब यदि ऐसा है कि कुछ एपियर हो गया और कुछ एपियर नहीं हुआ, तो जो एपियर हुआ है उसके कंसर्न्स को सुनेंगे और उसके कंसर्न्स को सुनते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मामले को आगे बढ़ाएगा। मतलब जो व्यक्ति नहीं आया था उसको इग्नोर किया जाएगा, उसके बातों को नहीं ध्यान में रखा जाएगा और ऐसे ही जो एपियर हुआ है उसके बातों को सुनते हुए मामले में आगे बढ़ा जाएगा और इसी आधार पर जजमेंट या डिक्री किया जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, बाद में उस व्यक्ति के हित या अहित उसके खिलाफ कोई फैसला जाए तो बाद में वो कुछ कंसर्न्स है जहां आ सकता है, अदरवाइज फिर उसके राइट्स की कोई कंसर्न्स नहीं रखे जाएंगे। मतलब जो एपियर हुआ है उसी के आधार पर आगे मामला चला जाएगा। यही कंसर्न्स होंगे। रूल 11 की बात करें, ये क्या था? नॉन अपीयरेंस ऑफ सम ऑफ डिफेंडेंट। यहां होगा नॉन अपीयरेंस ऑफ सम ऑफ प्लेंटिफ। यदि मान लो प्लेंटिफ ही बहुत है और उसमें से कुछ प्लेंटिफ्स नहीं आए, मतलब सारे में से कुछ नहीं आया और कुछ आए, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? ऐसे कंसर्न्स में भी कोर्ट यही करेगी कि जो एपियर्ड है, एपियर्ड के कंसर्न्स को सुनते हुए एपियर्ड के कंसर्न को सुनते हुए मामले में आगे बढ़ जाएगी। तो 10 और 11 में दोनों ही कंसर्न्स आपको समझ में आ गया। यदि कुछ प्लेंटिफ, कुछ डिफेंडेंट नहीं उपस्थित हुआ, कुछ उपस्थित हुआ, जो उपस्थित हुआ उसी की बातों को सुन के आगे बढ़ा जाएगा। इसमें क्या होगा? जो प्लेंटिफ की बात करें, कुछ प्लेंटिफ उपस्थित हुआ, कुछ प्लेंटिफ उपस्थित नहीं हुआ, तो जो उपस्थित हुआ उसी की बातों को सुनते हुए आगे बढ़ा जाएगा। अब यहां एक कंसर्न ये आएगा कि जो 12 है वो इस कंसर्न से बात करता है कि जो भी पार्टी, जिस पार्टी को एपियर होना था और वो एपियर नहीं हुआ, अब यहां दोनों को एक साथ मिला दो, या तो प्लेंटिफ को एपियर होना था वो एपियर नहीं हुआ, या डिफेंडेंट को एपियर होना था और वो एपियर नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे कंसर्न में बात तो चलना ही है, हमने आगे की बात की, लेकिन जो व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ तो उसके जो राइट्स थे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो। हाँ, कुछ ऑलरेडी ऐसे राइट्स होंगे जो सबके साथ उसे मिल जाएगा तो अलग कंसर्न्स है, लेकिन सामान्य कंसर्न्स में जो कोर्ट है उस व्यक्ति के विशेष राइट्स को जो वो उपस्थित होता तो उसे मिलता, उसको कंसीडर नहीं करेगी। तो जो रूल 12 है वो ये कहता है 10 या 11 के तहत या किसी भी कंसर्न्स के जो भी पार्टीज हैं, मतलब जिस पार्टी को एपियर होना था और वो एपियर नहीं हुआ, मतलब जो एपियर नहीं हुआ किसमें, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, कोई भी वो एपियर नहीं हुआ, तो क्या होगा? उसके राइट को
कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसके विशेष राइट या स्पेशल राइट को, उसके राइट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि उस व्यक्ति को, चाहे वो वादी हो या प्रतिवादी हो, उसके जो राइट्स थे उस राइट को बिना कंसीडर किए हुए ही मुद्दे को आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये हो गया 12। उसके बाद आता है रूल 13। ये 12 तक क्लियर हो गया आपका। 12 रूल क्या था? हमने कहा 10 में क्या था, कुछ डिफेंडेंट उपस्थित नहीं हुए, तब भी जो उपस्थित हुआ उसकी बातों के दम पे आगे बढ़ जाएगा। प्लेंटिफ में भी जो 12 था उसमें क्या था कि प्लेंटिफ में कुछ प्लेंटिफ उपस्थित नहीं हुए, तो जो उपस्थित हो उसकी बातों को सुन के आगे बढ़ा जाएगा। 12 था हमारा, 12 क्या कहता था? 12 कहता था कि जो उपस्थित नहीं हुए थे उनकी राइट के बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं होगी, स्वतः जो राइट्स एक साथ है, जो सेपरेट नहीं किया सकता, वो राइट मिल सकते हैं उनको, लेकिन जो उनके विशेष राइट थे उनके बारे में कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। फिर आएगा रूल 13 की बात करते हैं। रूल 13 कहता है कि यदि एक्स पार्टे डिक्री हुआ है, मान लो एक्स पार्टे डिक्री हो गया, कहां हुआ था ध्यान रखिए, एक्स पार्टे डिक्री की हमने बात की थी, जो वो 9 था, इस कंसर्न्स में हमने बात की थी। तो ऐसे कंसर्न्स में यदि उस कंसर्न्स जो एक्स पार्टे डिक्री बनी, मान लो, सॉरी, ये रूल 13 ये कहता है, इसको दोबारा ऐसे देखो, रूल 13 कहता है कि यदि एक्स पार्टे डिक्री हो गया है, एक्स पार्टे डिक्री कब हुआ था? जब डिफेंडेंट पूरी तरह उपस्थित नहीं हुआ था। तो ऐसे कंसर्न्स में यदि वो पार्टी, हमने कहा था ना कुछ सफिशिएंट कॉज हो सकते हैं उसके उपस्थित नहीं होने का, ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के उपस्थित, यदि जानबूझ के नहीं हुआ तब तो एक्स पार्टे हो गया। यदि उसने कुछ ऐसे सफिशिएंट कॉज, उसको लगता है कुछ कारण थे और एक्स पार्टे डिक्री वाले मुद्दे को असाइड करनी है, तो वो उसी कोर्ट में इस बात के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एक्स पार्टे डिक्री को असाइड कैसे करें? एक्स पार्टे डिक्री को असाइड कैसे करें? असाइड का मतलब उसे अलग कैसे करें? तो इसके लिए कौन आएगा? इसके लिए डिफेंडेंट के पास राइट होंगे। कौन आएगा? डिफेंडेंट क्या करेगा? उसी कोर्ट में अप्लाई करेगा। डिफेंडेंट उस कोर्ट में अप्लाई करेगा जिसमें फैसला दिया। डिफेंडेंट अप्लाई करेगा, कहां करेगा? सेम कोर्ट में जिस कोर्ट ने एक्स पार्टी का फैसला दिया था। डिफेंडेंट सेम कोर्ट में अप्लाई करेगा, और कोर्ट की खासियत क्या होगी कि कोर्ट इफ सेटिस्फाइड, यदि कोर्ट इस बात से सहमत हो गया कि कोई उचित कारण था, सेटिस्फाइड कि कोई उचित कारण था, कि कोई उचित या प्रॉपर कारण था, तो ऐसे कंसर्न्स में जो एक्स पार्टे डिक्री है उसको सेट असाइड किया जा सकता है। तो क्या होगा? सेट असाइड कर देगी। मतलब ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट क्या करेगी? उस पार्ट जो एक्स पार्टे डिक्री था उसे सेट असाइड कर देगी। अब यहां कंसर्न्स ये होंगे, यहां ध्यान रखो कि यहां एक्स पार्टे डिग्री में हमने कहा कोई उचित कारण, सफिशिएंट कारण। तो सफिशिएंट कारण क्या क्या हो सकता है? तो यहां देखो सेट असाइड के सफिशिएंट कारण, मतलब वो कौन सा जो सफिशिएंट कॉज है जिसके आधार पे एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला कंसर्न तो ये होगा कि यदि उस व्यक्ति से जो सेट असाइड है, इसको ऐसे समझ लो सफिशिएंट कॉज क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला, तो यदि उसके पास प्रॉपर समन वगैरह सर्व नहीं हुए थे, एक कारण तो ये भी हो सकता था। दूसरा कंसर्न ये होंगे कि किसी मेडिकल या नेचुरल कैलेमिटीज या किसी अन्य कारण से वो उसमें उपस्थित नहीं हुआ था। तो एक तो क्या होगा? प्रॉपर सर्विंग ऑफ नोटिस, प्रॉपर सर्विंग ऑफ समन। दूसरा क्या होगा? मेडिकल इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसीज, नेचुरल कैलेमिटीज। इन सब तमाम कारण के आधार पे जो तत्काल
कोर्ट के डिस्क्रिप्शन, कोर्ट के विवेकाधीन शक्ति पे होगा, जिसे कोर्ट स्वीकार कर सकती है। ऐसे कंसर्न्स में यदि ऐसे होंगे तो फिर सेट असाइड डिक्री की जा सकती है। हाँ, यहां स्पेशली एक दो पॉइंट आपको स्पेशल समझना होगा। जैसे अभी हमने क्या कहा था कि यदि 10 और 11 में क्या था कि पार्शियली कोई व्यक्ति यदि डिफेंडेंट या प्लेंटिफ में से कुछ व्यक्ति उपस्थित हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो हमने क्या कहा, जो उपस्थित था उसी को मान के आगे बढ़ा जाएगा, और ऐसे कंसर्न्स में उसके राइट्स को भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो मान लो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्स पार्टे डिक्री में आया है, जिस व्यक्ति ने, मान लो जो व्यक्ति उसमें से उपस्थित नहीं हुआ था, तो उसके खिलाफ तो एक्स पार्टे टाइप का हो गया। अब वो जिस व्यक्ति के खिलाफ एक्स पार्टे डिक्री आया था वो मुद्दे में आया है, तो उसे अपने राइट्स के बारे में यदि बात करनी है तो उसके संबंध में जो इश्यूज थे, मान लो जो व्यक्ति जिसके खिलाफ एक्स पार्टे, मल्टीपल व्यक्ति हैं, तो किसी व्यक्ति के ने एक्स पार्टे, जो उस तमाम में से जो व्यक्ति अनुपस्थित था उसके खिलाफ एक्स पार्टे आए। अब वो व्यक्ति यदि चाहे तो उसके खिलाफ जो फैसला है उस फैसले को चाहता है कि सेट असाइड करने के लिए, तो यदि कोई मुद्दा उस व्यक्ति से पर्सनल संबंधित है तब तो उस मुद्दे का वही पार्ट असाइड होगा, और यदि ऐसा नहीं होगा कि पूरा के पूरे मुद्दे में जो डिसीजन दिया गया है वो व्यक्ति के लिए अलग नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कंसर्न्स में पूरे मुद्दे को ही या पूरे जजमेंट, पूरे डिक्री को ही सेट असाइड किया जा सकता है। क्लियर हुआ ये मुद्दा? यहां स्पेशली इस बात को ध्यान रखो कि यदि मान लो जिस व्यक्ति ने मल्टीपल डिफेंडेंट रहे हैं तो कुछ लोग उपस्थित नहीं हुए, तो इसका मतलब जो एक्स पार्टे डिक्री होगी जो उपस्थित नहीं हुआ है उसी के खिलाफ होगा, तो इसका मतलब, और उसी के राइट को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो इसका मतलब यह है कि यदि उस व्यक्ति को लगता है कि सेट असाइड किया जाना चाहिए तो उस व्यक्ति के प्रति जो जिम्मेदारी या लायबिलिटी सेट की गई है उसको रोक दिया जाएगा। और यदि ऐसा हो कि पूरा का पूरा जजमेंट ऐसा हो कि उसमें से एक पर्टिकुलर लायबिलिटी किसी व्यक्ति के खिलाफ अलग नहीं किया जा सके, तो ऐसे कंसर्न्स में पूरे के पूरे जजमेंट को ही सेट असाइड कर दिया जाएगा, जो अपीयर हुए थे उसके लिए भी, जो अपीयर नहीं हुए थे उसको भी ध्यान में, उसको भी एक साथ लेते हुए। क्लियर हो गया? यदि केवल उस व्यक्ति से ही संबंधित है जिसके खिलाफ एक्स पार्टे डिक्री हुआ है तो केवल उसी कंसर्न्स, जजमेंट के उसी हिस्से को सस्पेंड किया जाएगा, सेट असाइड किया जाएगा। यदि ये सेपरेबल नहीं है तो इसका मतलब पूरे मुद्दे को सेट असाइड कर दिया जाएगा। यही बात कह रहा है, इफ सेपरेबल तो क्या होगा, केवल उसी मुद्दे के लिए तो उसी व्यक्ति से संबंधित मुद्दे को सेट असाइड किया जाएगा, उसी व्यक्ति से संबंधित मुद्दे को, जो डिक्री है उसका उसी व्यक्ति से संबंधित मुद्दे को सेट असाइड किया जाएगा। और यदि सेपरेबल नहीं है, मतलब यदि इफ सेपरेबल नो, यदि नो सेपरेबल नहीं है तो टोटल असाइड। ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा, उस डिक्री को पूरी तरह असाइड कर दिया जाएगा। ये कौन सा है, ये कह रहा है रूल 13। रूल 13 में ही एक पॉइंट और स्पेशली कहा गया है, ये ध्यान रखो, यदि ऐसा हो जाए कि एक्स पार्टे डिक्री हुई है और पता बाद में ये चले कि वो व्यक्ति को कोई लीगल, जो समन की सर्विंग की इश्यूज थे उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था, इसके लिए उसे समन सर्व नहीं हुआ और इसीलिए एक्स पार्टी हो गया, लेकिन यह भी कंफर्म हो गया कोर्ट को कि इस व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी थी। मतलब इसको ऐसे समझ लो, मान लो एक व्यक्ति एक्स पार्टे जो डिक्री है उसके खिलाफ कोर्ट में गया, जब कोर्ट में गया तो कोर्ट को यह पता चला कि इसको जो समन नहीं मिला था इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे, लेकिन इस व्यक्ति को इस बात की जानकारी थी कि मुद्दा वहां चल रहा है और हमारी उपस्थिति अनिवार्य है, तो इसने उस टेक्निकल फॉल्ट को अपना ढाल बनाते हुए कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो ऐसे कंसर्न्स में डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जा सकता। ये क्लियर हुआ? इस बात को ऐसे समझो कि यदि मान लो आपको कोर्ट में आना था और किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते समन आपको प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में पुख्ता जानकारी है कि आपको पता है कि आपको कोर्ट में अपीयर होना था, और फिर भी आपने उस टेक्निकल फॉल्ट को ढाल बना के कोर्ट में नहीं आए, तो इस मुद्दे पे एक्स पार्टी को जो डिक्री को असाइड नहीं किया जा सकता। ये रूल 13 का स्पेशल सब पॉइंट है। क्लियर? मतलब केवल टेक्निकल फॉल्ट के चलते समन के या जो सर्विंग के टेक्निकल फॉल्ट थे, केवल उसी के मुद्दे के आधार पे या इरेगुलरिटीज के आधार पे आप इस आधार पे केवल और केवल सेट असाइड नहीं कर सकते डिक्री को, यदि आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। ये भी हम लिख सकते हैं। एक दूसरा पार्ट क्या होगा, यदि प्रॉपर जानकारी थी, प्रॉपर जानकारी थी आपको, तो केवल मेरली इरेगुलरिटीज या डिफॉल्ट
नोटिस ऑफ सर्विंग समन, एक्सेट्रास के आधार पे सेट असाइड की अपील, सेट असाइड के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, केवल आधार पर डिक्री सेट असाइड नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया? तो 13 में 3 मुद्दे स्पेशली हमने कहा। एक में हमने कहा कि सेट असाइड के खिलाफ जाएगा वो जो व्यक्ति, तो एक तो पूरे मुद्दे को ही सेट असाइड कर दिया जाएगा, कोर्ट सेटिस्फाइड हो। यदि ऐसा हो कि कुछ व्यक्ति के खिलाफ कुछ व्यक्ति अपीयर हुए थे, कुछ अपीयर नहीं हुए थे, तो उस व्यक्ति के कंसर्न्स में यदि जजमेंट या जो डिक्री है वो सेपरेबल होगा, तो उस व्यक्ति को जहां तक प्रभावित करता है वहां तक सस्पेंड होगा या सेट असाइड होगा। यदि सेपरेबल नहीं है तो पूरी की पूरी डिक्री सेट असाइड हो जाएगी। लेकिन स्पेशल कंसर्न्स ये है कि एक्सपार्टे डिक्री जिसके खिलाफ हुई है वो व्यक्ति कोर्ट में केवल इस आधार पर पहुंच रहा है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिसके चलते उसे समन आदि की सर्विंग नहीं हुई थी और उसे पर्याप्त जानकारी थी इस बात की, तो भी सेट असाइड नहीं होगा। क्लियर हो गया? और जो इसके बाद जो हमारा 14 रूल है इसका, वो रूल 14 कहता है कि जो एक्स पार्टी डिक्री को असाइड करने से संबंधित जो बातें होंगी, इसमें किसी भी तरह के निर्णय में बिना विपक्षी पार्टी को, अर्थात जो मूल प्लेंटिफ था, उसको नोटिस किए बिना आप कोई निर्णय नहीं कर सकते। तो 14 क्या कह रहा है कि कोई भी निर्णय, कोई भी जजमेंट, कोई भी निर्णय किसका, टू सेट असाइड द डिक्री ऑफ एक्स पार्टे, तो कोई भी निर्णय बिना नोटिस के, मतलब बिना प्लेंटिफ का नहीं लिया जाएगा, बिना प्लेंटिफ के नोटिस का। प्लेंटिफ या अपोजिट पार्टी, यहां अपोजिट पार्टी कौन हो गया, क्योंकि एक्स पार्टी डिक्री के लिए अपोज में जो गया है इस कंसेंस में वो अब हो गया, और जो प्लेंटिफ था वो अपोजिट पार्टी हो गया। तो बिना प्लेंटिफ या अपोजिट पार्टी को नोटिस के किसी भी तरह का फैसला नहीं होगा, बिना प्लेंटिफ के नोटिस का नहीं होगा। मतलब एक्स पार्टी डिक्री को असाइड करने के लिए कोर्ट में जब मुद्दा जाएगा तो कोर्ट पहले जो अपोजिट पार्टी है अर्थात मूल प्लेंटिफ था उसको सुनेगी, उसको सुनने के बाद ही वह निर्णय करेगी। ये हो गया रूल 14। ये बेसिक सा पार्ट था। इसके अलावा कुछ एक आध और स्पेशल से पॉइंट्स हैं जिसकी हम चर्चा कर लें। जैसे कहा जाता है कुछ अदर रेमेडीज भी हैं, कहा जाता है सम अदर, ये तो रूल जो ऑर्डर हमारे 9 थे उसके पार्ट थे। सम अदर रेमेडीज की बात कर लेते हैं। कुछ अदर रेमेडीज भी होती है, सम अदर रेमेडीज। ये जो अदर रेमेडीज हैं, तो पहले तो एक्स पार्टे केसेस में क्या होंगे, पहले हम चर्चा कर लेते हैं। एक्स पार्टे केस में यदि एक्स पार्टे डिक्री हो गया तो उस व्यक्ति के पास हमने क्या कहा कि वो उसी कोर्ट में जाएगा और अपना तर्क बताएगा, अपना सफिशिएंट कॉज बताएगा। यदि सफिशिएंट कॉज है तो फिर कोर्ट सेट असाइड करके उसको सुन सकती है। मान लो कोर्ट उसकी बातों से सहमत नहीं हुआ, तो उसकी बातों से सहमत नहीं हुआ और जो सेट असाइड डिक्री को करना था वो उसने नहीं किया और एक्स पार्टे मानकर ही फैसला पे आगे बढ़ गया, फैसला दे दिया। तो ऐसे कंसर्न्स में और क्या विकल्प है, तो हमने कहा अदर रेमेडीज, जो इसी सीपीसी की अदर सेक्शंस या अदर ऑर्डर्स को जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है। तो स्पेशली यहां इस पॉइंट्स पे ही ध्यान रख लेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इसके पास ऑप्शंस होंगे वो ये होगा कि पहले तो रूल 13 के तहत क्या होगा, अप्लाइड फॉर, ये तो कॉमन सा है, अप्लाइड फॉर सेट असाइड, ये तो क्या हो गया रूल 13 इसी का, ये तो है ही। इसके अलावा मान लो ये रूल पालन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे कंसेंस में वो सेक्शन 96 के तहत, आगे जब हम लोग आएंगे तो सेक्शन 96 है जो सीपीसी का, उसके तहत किसी ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकता है। तो अपील इन सुपीरियर कोर्ट, किसके तहत, सेक्शन 96 के तहत, सेक्शन 96 के तहत वो अपील कर सकता है। इसके अलावा भी कर सकता है वो कि अप्लाई फॉर रिव्यू, अप्लाई फॉर रिव्यू, रिव्यू के भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कौन होगा, ऑर्डर 47 रूल 1। आगे हम लोग ऑर्डर 47 भी पढ़ेंगे,
कि कैसे किसी ऑर्डर के खिलाफ आप रिव्यू करवा सकते हो, मतलब उसी कोर्ट में कहा जाएगा। एक अलग टाइप की बात होती है जिसमें कहा जाता है कि जो ऑर्डर है इसको आप रिव्यू करिए। खास तौर पे जो रिव्यू है उस कंसर्न्स में किए जाते हैं जब कुछ नए फैक्ट्स या नए एविडेंस आदि की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति को लगता है कि जो उस टाइम में हम बता नहीं सके थे, उस टाइम में हम इसको दिखा नहीं सके थे, तो अब हम दिखाना चाहते हैं, ये जो नया कंसर्न्स बना है। तो आगे हम लोग इस बात की भी चर्चा कर पाएंगे रिव्यू, रिवीजन और अपील में क्या डिफरेंस है। तो अभी आप बेसिक से अंतर समझो कि रिव्यू का मतलब उसी कोर्ट में ये कहा जाता है, उसी जज से, उसी से रिक्वेस्ट की जाती है, एक बार आप देखिए मसले को कि वहां कुछ फॉल्ट्स रहे हैं जिस फॉल्ट को ठीक किया जा सकता है, तो उसी कोर्ट में रिव्यू के लिए अपील की जा सकती है। ये क्या है, अप्लाई फॉर रिव्यू ऑर्डर 47 रूल 1 के तहत। उसके बाद सुपीरियर कोर्ट में क्या होगा, इससे जो कोर्ट था उससे ऊपरी कोर्ट के लिए तो 96 के तहत अपील कर सकता है, और जो एक रूल 13 के तहत तो है ही, जिसके तहत वो अप्लाई फॉर सेट असाइड द डिक्री, उसी डिक्री को असाइड करके नए सिरे से सुनने के लिए। ये कंसर्न्स हो गए। अब इसी कंसर्न्स में हम लोग आगे आएंगे कि जो प्लेंटिफ के राइट्स है। प्लेंटिफ के राइट्स क्या होंगे, प्लेंटिफ को कुछ अदर रेमेडीज, कब, जब बात खारिज हो जाए। तो प्लेंटिफ के पास क्या राइट है, प्लेंटिफ के अदर रेमेडीज जब बात खारिज हो जाए। खारिज होने के कई सारे ग्राउंड हमने बता ही दिया अभी। तो इसके भी कुछ अलग राइट्स हैं। जैसे सबसे पहले ये भी क्या कर सकता है, तो इसमें भी अपील तो कर ही सकता है। तो सबसे पहले अपने सुपीरियर कोर्ट में ये अपील करेगा। ये होगा सेक्शन 96। सेक्शन 96 के तहत ये अपने से सुपीरियर कोर्ट, अपने से उच्चतम कोर्ट में अपील करेगा। ये भी, उसके बाद ये भी रिव्यू के लिए भी कर सकता है। ये हर जगह हो सकता है। रिव्यू कहां है, अभी हमने चर्चा की थी, ऑर्डर 47 और एंड सेक्शन, ये दो जगह है। रिव्यू का जो कंसर्न्स है ये दो जगह है, एक तो ऑर्डर 47 में भी ये मेंशंस है, और साथ ही साथ जो सेक्शन है हमारा, तो इसमें सेक्शन 114 में भी ये मेंशंस है। सेक्शन 114 में भी ये भी ध्यान रखो कि रिव्यू दो जगह मेंशंस है, एक तो ऑर्डर 47 में और दूसरा सेक्शन 114 के तहत। तो इस दोनों के तहत वो रिव्यू भी करवा सकता है। रिव्यू हमने कहा ही है कि अपने ही कोर्ट में, जिस कोर्ट ने फैसला दिया उसे अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए कही जाती है कि कुछ नए एविडेंस, नए फैक्ट्स के आधार पर आप देखिए, इस मुद्दे पर अपनी समीक्षा की जा सकती है। इस मुद्दे को तो कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है। फिर क्या होगा, रिवीजन भी किया जा सकता है, सेक्शन रिवीजन सेक्शन 115 के तहत। रिवीजन भी अपने से सुपीरियर कोर्ट में किया जाता है। यहां ध्यान रखो अपील और रिवीजन का डिफरेंस। रिवीजन में सामान्यतया यह किया जाता है कि अपने से सुपीरियर कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी जाती है पुराने मसले को कि कुछ नया एविडेंस मिला या कुछ जो सब्सटेंसिव लॉ के मुद्दे थे जिस आधार पर गलत तरीके से फैसले दिए गए। और अपील मूलतया सब्सटेंसिव इश्यू ऑफ लॉज होते हैं, उसमें यह नहीं देखा जाता है कि क्या कंसर्न्स बने। हाँ, अपील में नए तरीके से एविडेंस आदि की भी दोबारा जांच की जाती है, दोबारा तरीके से कानून की बातें की जाती है। तो रिवीजन और अपील दोनों में ही अपने से सुपीरियर कोर्ट में की जाती है, जबकि जो रिव्यू है उसी कोर्ट में किया जाता है जिस कोर्ट में वो मसला फैसला दिया गया था। तो क्लियर हो गया। तो ये भी इसके राइट बचे हैं। एक तो हमने कहा ऑर्डर 13 के तहत तो था ही उसके पास राइट कि उसी में सेट असाइड के लिए प्ली कर सके, और दूसरा जो कंसर्न्स है अपील है 96 के तहत, सेक्शन 96 के तहत, रिव्यू 47 इसके तहत, और रिवीजन 115 के तहत। आई होप ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऑर्डर 9 में हमने क्या कहा फाइनली, अपीयरेंस ऑफ पार्टी, इसके लिए तो एक ही था, केवल एक सेक्शन की, या तो आप खुद आ जाओ, जो रूल फर्स्ट था, या तो खुद आ जाओ या वकील आ जाए, और उसके अलावा क्या था, नॉन अपीयरेंस। नॉन अपीयरेंस में कैसे कैसे क्या होगा। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।